हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बच्चों ये चैप्टर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इनकम के बाद अगर कोई चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है तो वो है एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बच्चों ये चैप्टर 12 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। नेशनल इनकम 10 मार्क्स का आता है। ये एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, ये 12 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए बच्चों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखेगा। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। और नेक्स्ट पार्ट बच्चों जो है वो कल परसों में जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। उसको भी अच्छे से मन लगा करके देखिएगा। जो भी बातें बच्चों इसमें बताई जाएंगी उनको आप प्रॉपरली नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए वक्त को बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक आता है वो होता है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन। बच्चों एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन पे चलने से पहले कुछ पुरानी यादें मैं आपकी ताज़ा करना चाहता हूँ कि नेशनल इनकम में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। टोटल हमारी इकोनॉमी बच्चों 4 सेक्टर होते हैं। नेशनल इनकम पढ़ते समय आपको बताया गया था कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। टोटल 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं? पहला सेक्टर बच्चों जो होता है वो होता है हमारा हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर हमारी इकोनॉमी में होते हैं। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये याद आ गया? अब आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन ये बोलता है बच्चों कि जो चारों सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चारों सेक्टर मिल करके एक साल के अंदर, ये चारों सेक्टर मिल करके एक साल के अंदर जितना भी गुड्स खरीदना चाहते हैं, खरीद रहे हैं नहीं है, जितना भी गुड्स खरीदना चाहते हैं, ये चारों सेक्टर मिल करके एक साल के अंदर जितना भी गुड्स खरीदना चाहते हैं उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? एग्रीगेट डिमांड मतलब ये चारों सेक्टर मिल करके एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। देखिए डेफिनेशन यही बात बोल रहा है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है बच्चों कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या खरीदना चाहते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। कौन लोग खरीदना चाहते हैं? ऑल सेक्टर। कौन से ऑल सेक्टर? यही हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करना चाहते हैं? खरीदना चाहते हैं। क्या खरीदना चाहते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये चारों सेक्टर मिलकर के प्लान्स टू बाई खरीदना चाहते हैं एट गिवन इनकम लेवल। जो इनकम हमारी इकोनॉमी में चल रही है उस इनकम पर ये चारों सेक्टर मिल करके जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यहाँ पे बच्चा लोग अकाउंटिंग ईयर लिख लेंगे। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो लेवल ऑफ इनकम हमारी इकोनॉमी में चल रही है उस लेवल ऑफ इनकम पर ये चारों सेक्टर मिल करके जितने भी गुड्स खरीदना चाहते हैं उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए बच्चों एक साथ पूरा डेफिनेशन। ये 4 सेक्टर मिल करके एक अकाउंटिंग ईयर में जो लेवल ऑफ इनकम हमारी इकोनॉमी में चल रही है उस लेवल ऑफ इनकम पर जितने भी गुड्स खरीदना चाहते हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं उसको बच्चों लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल स्टडी में मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों कितने सेक्टर हैं। 4 सेक्टर। कौन कौन से? पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर है। अब ये चारों सेक्टर बच्चों जो खरीदना चाहते हैं उन सबकी डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो ये चारों सेक्टर मिलकर के क्या खरीदना चाहते हैं? ठीक है, तो हाउस होल्ड बच्चों क्या खरीदना चाहेगा? हाउस होल्ड कंजम्पशन गुड्स खरीदना चाहेगा। कौन सा गुड्स बच्चों खरीदना चाहेगा? कंजम्पशन गुड्स। इसको बच्चों हम लोग सी से डिनोट करते हैं। फर्म, फर्म भाई कैपिटल गुड्स खरीदना चाहता है। फर्म क्या खरीदना चाहता है? कैपिटल गुड्स खरीदना चाहता है। फर्म असेट्स खरीदना चाहता है। और जब कोई फर्म कोई कैपिटल गुड्स खरीदता है या कोई असेट खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसको बच्चों हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट, बच्चों गवर्नमेंट की डिमांड तो बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट देखा जाए
तो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट अपनी कंपनीज़ को चलाने चलाने के लिए जो है गुड्स खरीदता है। गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमी को डेवलप करना है, उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट गुड्स खरीदता है, ठीक है। गवर्नमेंट को स्कूल है, कॉलेज है, बनवाना है, उसको चलाना है, उसके लिए गुड्स खरीदता है। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके लिए गुड्स खरीदता है। तो गवर्नमेंट की डिमांड बहुत बड़ी है, ठीक है। बच्चों, जो गुड्स गवर्नमेंट डिमांड करता है, गवर्नमेंट खरीदना चाहता है, फिलहाल हम मान के चल रहे हैं हमारे इकोनॉमी के लिए या हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या खरीदना चाहेगा? गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी के लिए गुड्स खरीदना चाहेगा या हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए गुड्स खरीदना चाहेगा। उसको बच्चों हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और लास्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बच्चों आता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इसको बच्चों हम लोग एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हमारे इकोनॉमी के गुड्स की डिमांड दूसरे इकोनॉमी में, और इम्पोर्ट मतलब दूसरे इकोनॉमी गुड्स की डिमांड हमारे इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर हो गए। इन चारों सेक्टर की डिमांड को बच्चों क्या कर लिया जाए? इन चारों सेक्टर की डिमांड को हम लोग क्या कर लें? प्लस कर लें। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू डिमांड ऑफ हाउस होल्ड प्लस डिमांड ऑफ फर्म प्लस डिमांड ऑफ गवर्नमेंट प्लस डिमांड ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब इन चारों सेक्टर की डिमांड को सम कर लिया जाए तो हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाता है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी, जो कि हाउस होल्ड का डिमांड है, प्लस आई, जो कि फर्म का डिमांड है, प्लस जी, जो कि गवर्नमेंट का डिमांड है, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इन चारों जो सिंबल्स हैं, इनको भी बच्चों अगर हम लोग प्लस कर लें तो इसको भी तो हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड की डिमांड को सी बोला जाता है, फर्म की डिमांड को आई बोलते हैं, गवर्नमेंट की डिमांड को जी बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिमांड को एक्स माइनस एम बोलते हैं। तो जब चारों सेक्टर की डिमांड को प्लस करेंगे तो ये चारों भी प्लस हो जाएंगे। जब ये चारों प्लस हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। ये बच्चों हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आ गया, जिसको कि आप लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अगर आपसे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पूछे या कंपोनेंट पूछे, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पूछे, कंपोनेंट पूछे, तो कंपोनेंट में आप ये 4 नाम लेंगे, और फॉर्मूला पूछे तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार इसको देख लीजिए, तब जो है हम लोग आपको बताएं कि आपको आपके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है बच्चों? तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक मजे की बात बता रहा हूँ बच्चों कि आपके सिलेबस में आपको चारों सेक्टर नहीं पढ़ने हैं। कंपोनेंट पूछेगा तो आप चारों बताएंगे, लेकिन फर्दर स्टडीज के लिए आपको चारों सेक्टर्स नहीं पढ़ने हैं। 4 में से आपको 2 सेक्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से बच्चों? हाउस होल्ड और फर्म। ये जो यहाँ पे हाउस होल्ड था और फर्म था, आपको बच्चों फर्दर स्टडीज के लिए आपको सिर्फ यही पढ़ना है, 2 सेक्टर याद रखना है। तो हम लोग इन 2 सेक्टर के हिसाब से क्या बोल सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जो भी गुड्स हम डिमांड कर रहे हैं आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस कर रहे हैं। सर 2 ही सेक्टर क्यों ले रहे हैं? बच्चों नेशनल इनकम में भी आपको जब हम स्टार्टिंग में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाए थे, वहाँ भी हम लोग 2 ही सेक्टर लिए थे। अपने सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल हैं, 4 सेक्टर मॉडल नहीं है। इसलिए हम लोग जो है सिर्फ 2 सेक्टर, ये चारों सेक्टर में से हम लोग सिर्फ 2 सेक्टर लेके चलेंगे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग बच्चों फर्दर स्टडीज के लिए 2 सेक्टर लेके चलेंगे, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आइए बच्चों इसके कुछ अजम्पशंस आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाने जाएंगे, कर्व बनाने जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करनी होती हैं। एग्रीगेट डिमांड को और फर्दर डिटेल में स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो कि आपको अज्यूम करने होते हैं। कौन कौन से बच्चों बेसिक अजम्पशन है? पहला अजम्पशन, और बच्चों ये जितने अजम्पशन पढ़ाने जा रहे हैं इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अजम्पशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पूरे के पूरे यूनिट में आपको काम देंगे। सबसे पहला अजम्पशन बच्चों, हमारा इनकम जो है बढ़ेगा तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। इनकम विल राइज एट कांस्टेंट रेट। इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? कांस्टेंट रेट से। मतलब पहले 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300। इनकम जब भी बढ़ेगा तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। कंजम्पशन विल राइट एज कांस्टेंट रेट। कंजम्पशन भी बढ़ेगा। भाई इनकम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ने के साथ क्या होता है? कंजम्पशन भी बढ़ता है। जब आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आता है तो आप खर्चा भी ज़्यादा करते हैं। तो जब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन भी किस रेट से बढ़ेगा? कांस्टेंट रेट से। मान लेते हैं बच्चों हमारा इनकम हर बार 80 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले 80, फिर 160,
फिर 240, मतलब इनकम बढ़ेगा कांस्टेंट रेट से। पहला अजम्पशन था। दूसरा अजम्पशन, कंजम्पशन भी कैसे बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, यहाँ पे 240, ठीक है। तीसरा अजम्पशन, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। बच्चों जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हमारी इनकम 0 हो तब भी इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होगा, इनकम 100 हो तब भी उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, इनकम 200 हो तब भी उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, इनकम 300 हो तब भी उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब इनकम 0 तब भी इन्वेस्टमेंट 20 है, 200 100 रहे तब भी 20, 200 रहे तब भी 20, ठीक है, और 300 रहे तब भी 20। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये इनकम बढ़ने के साथ बढ़ेगा नहीं। ऐसे इन्वेस्टमेंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग अभी और आगे डिटेल में फर्दर स्टडी जब करेंगे तो वहाँ पे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम जान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और लास्ट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम विल बी हायर देन रेट ऑफ कंजम्पशन। जिस रेट से बच्चों हमारा इनकम बढ़ेगा, तो भाई इनकम बढ़े तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उससे कम रेट से कंजम्पशन बढ़ेगा। सर ऐसा क्यों, बच्चों आपको फ्यूचर में सेविंग भी करनी होती है। अगर आपके घर में आपके पिताजी जो है 100 रुपया लेकर के आते हैं तो पूरा का पूरा 100 रुपया नहीं खर्चा कर देंगे। अगर वो 10,000 लेकर के आए तो पूरा का पूरा 10,000 रुपया नहीं खर्चा कर देंगे। उसमें से कुछ पैसा वो बचा के रख लेते हैं सेविंग के नाम से, और बाकी पैसा वो क्या करते हैं, कंजम्पशन में खर्चा करते हैं, आपकी नीड ऑफ वांट फुलफिल करने में खर्चा करते हैं। तो जितना पैसा आता है उतना पूरा पैसा रियलिटी में हम लोग खर्चा नहीं करते हैं। इसलिए जितनी हमारी इनकम बढ़ती है, जिस रेट से हमारा इनकम बढ़ता है, उसमें से कुछ ना कुछ पैसा हम सेव करके रख लेते हैं, और बाकी पैसा क्या करते हैं, कंजम्पशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन क्या होगा, इनकम के रेट से कम होगा। ये 4 अजम्पशन है बच्चों, ये चारों अजम्पशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चारों अजम्पशन आपको जो है अपने दिमाग में याद करके रखने हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आता है बात कि सर अग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, अग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ पे बना हुआ है, वैसे यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन मैं इसको खुद बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखिए, अग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है। अग्रीगेट डिमांड मतलब होता है सी प्लस आई। अग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब ये सर कैसे आएगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से अग्रीगेट डिमांड हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका शेड्यूल के फॉर्म में मैं आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, और शेड्यूल के फॉर्म में उसको आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये आता है बच्चों यहाँ पे हमारी इनकम। इनकम पहला असम्पशन क्या था, इनकम बढ़ेगा तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, 0, फिर देखिए 100 बढ़ गया, 200 हो गया, पहले कितने का बढ़ा, 100 का, फिर दूसरी भी बार में कितने बढ़ेगा, 100 का, फिर 300 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 500 हो गया। अब इसके बाद इनकम बढ़ेगा तो बच्चों क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में 40 मान लेते हैं, फिर 120, फिर 200, 280, 360 और 40, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन 40 क्यों लिया है, अभी ये मैं बता रहा हूँ, पहले टेबल एक बार बना लिया जाए। इन्वेस्टमेंट हमने क्या माना था, इन्वेस्टमेंट बच्चों हमने कांस्टेंट माना था, देखिए इनकम 0 था तब भी 20 था, 100 था तब भी 20 था, 200 था तब भी 20 था, 300 था तब भी 20 था, 400 था तब भी 20 था, 500 है तो तब भी 20 है। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट था वही इन्वेस्टमेंट हमारा 500 लेवल ऑफ इनकम पे भी है। अब एडी का फॉर्मूला बच्चों, एडी इज इक्वल टू, एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे बच्चों कंजम्पशन कितना है, 40 है, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 20, तो एडी कितना हो जाएगा, 60। कंजम्पशन कितना है, 120 का है, फिर ये 20 कितना हो जाएगा, 140, फिर ये हो जाएगा 220, फिर हो जाएगा 300, फिर 360 प्लस 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 380, 440 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 460। ये बच्चों हमारा अग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल तैयार हो गया। अब आइए इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि सर ये जो अमाउंट आपने लिया है ये कैसे लिया।
सबसे पहला बच्चों हम लोग का अजम्पशन था कि इनकम बढ़ेगा तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आपकी इनकम जीरो होती है, जब आप जॉब करने नहीं जाते हैं तो आपकी इनकम क्या होती है, जीरो होती है। और जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं तो आपकी इनकम धीमे 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 बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा इनकम स्टार्टिंग में जीरो था, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद बात आती है कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन आपने 40 क्यों लिया? बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा कंजम्पशन होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अभी आप बच्चे हैं, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हैं। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। और इस कंजम्पशन को हम लोग बच्चों बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम में बच्चों जो कंजम्पशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप कुछ नहीं कमा रहे फिर भी आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, बिना खाए आप जिंदा नहीं रहेंगे। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए कम से कम जितना कंजम्पशन जरूरी है उसको बच्चों लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जब आपकी इनकम जीरो होती है उस टाइम पे भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। ये सिर्फ कहने की बात है कि उसके बिना हम मर जाएंगे। सर वो नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। अरे बच्चों, खाना नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे। आपका कंजम्पशन जब आप पैदा होते हैं तब से स्टार्ट होता है और जब आप मर जाते हैं उसके बाद भी चलता रहता है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन जब आप मर जाते हैं उसके बाद भी आपका कंजम्पशन चलता रहता है। तेरही की पूड़ी खिलाई जाती है और भी जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी कंजम्पशन आपका चलता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इनकम जीरो हो लेकिन फिर भी हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है। तो उसके बिना आप मरेंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन अगर खाना नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए बच्चों जितना कंजम्पशन जरूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इसलिए कंजम्पशन को हमने स्टार्टिंग में 40 लिया है, जीरो नहीं माना है। ठीक है, तो अब हमारा देखिए कंजम्पशन कैसे बढ़ा है। 40 से कितना हो गया 120, और 120 से कितना हो गया 200, 200 से कितना हो गया 280। कितने कितने का बढ़ा रहा है यहाँ पे बच्चों, हमने कितने का चेंज लिया 80 का। यहाँ पे भी कितने का चेंज लिया 80 का। मतलब हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन भी किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तीसरा अजम्पशन क्या था, चौथा अजम्पशन कि इनकम जिस रेट से बढ़ेगा कंजम्पशन उससे कम बढ़ेगा। तो देखिए इनकम हमने किस रेट से बढ़ाया है, इनकम ने 100 से बढ़ाया है, और कंजम्पशन कितने से बढ़ाया है, कंजम्पशन हमने 80 से बढ़ाया है। तो हमने अजम्पशन भी फुलफिल कर दिया, और भाई रियलिटी में यही होता भी है कि जिस रेट से हमारा इनकम बढ़ता है उससे कम रेट से हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे अजम्पशन के हिसाब से कांस्टेंट रहेगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ऑल टाइम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वही हमारा 500 लेवल ऑफ इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। फिर कंजम्पशन आपको मालूम है, आपको इन्वेस्टमेंट मालूम हो गया, दोनों को सम कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एडी मिल जाएगा। ये हमारा टेबल हो गया। ठीक है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसके कर्व पे चलें, इसका कर्व कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब आइए मैं इसका कर्व बनाता हूँ। इसका कर्व थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया बच्चों हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चों हम लोग इनकम दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे बच्चों हम लोग अग्रीगेट डिमांड दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, अग्रीगेट डिमांड। और कौन सा कर्व दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों, कंजम्पशन कर्व दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट का कर्व दिखाएंगे। ठीक है, अग्रीगेट वाई एक्सिस पे हम लोग अग्रीगेट डिमांड का कर्व दिखाएंगे, कंजम्पशन कर्व दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट कर्व दिखाएंगे। अब देखिए सबसे पहला कि इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बनेगा। बच्चों इन्वेस्टमेंट का जो कर्व बनेगा वो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों भाई, क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा? बच्चों एक बात बताइए, हमारी इनकम जीरो थी तब भी इन्वेस्टमेंट कितना था, 20 था। हमारी इनकम 200 थी तब भी इन्वेस्टमेंट कितना था, 20 था। हमारी इनकम 500 थी तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 20 था। तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट जब कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा बनेगा बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सेस बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट कर्व क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट कर्व एडीएस वाले चैप्टर में कैसा बनता है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। अब इसके बाद हम लोग जब बनाएंगे
कंजम्पशन का कर्व। क्या बनाएंगे बच्चों? कंजम्पशन का कर्व। ये हो गया हमारा कंजम्पशन का कर्व। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? हमारा कंजम्पशन का कर्व हो गया। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग बनाएंगे एडी का कर्व, अग्रीगेट डिमांड का कर्व, ये यहाँ पे थोड़ा सा, जब हम लोग बच्चों बनाएंगे अग्रीगेट डिमांड का कर्व, तो ये कंजम्पशन कर्व से थोड़ा ऊपर जाएगा। जब हम लोग बनाएंगे अग्रीगेट डिमांड का कर्व, ये कंजम्पशन कर्व से थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों सर अग्रीगेट डिमांड कर्व कंजम्पशन कर्व से ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि बच्चों अग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंजम्पशन और अग्रीगेट डिमांड जो है सेम पॉइंट से तो नहीं स्टार्ट करेंगे। कंजम्पशन उससे नीचे रहेगा और कंजम्पशन जब इन्वेस्टमेंट प्लस करें तो एडी मिलता है, तो एडी क्या रहेगा? एडी उससे ऊपर रहेगा। अब जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको इस कर्व को लेके पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट कर्व बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि कंजम्पशन का जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? कंजम्पशन का जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बच्चों जो कंजम्पशन कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होता है? बढ़ता है, और कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एडी का कर्व कैसा होता है, तो बच्चों एडी का कर्व भी क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होता है? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे देखिए इनकम बढ़ रहा है, और जब इनकम बढ़ा तो एडी भी क्या हो रहा है? एडी भी बढ़ रहा है। तो जब इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कब क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इस पे पूछ सकता है वो ये पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम इसको पूछा गया है कि ये एडी और सी एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व के बीच का जो गैप है ये गैप क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व का जो गैप है ये गैप क्या इंडिकेट कर रहा है? बच्चों ये गैप इन्वेस्टमेंट इंडिकेट कर रहा है। और ये गैप क्या रहेगा? गैप के बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा? ये गैप के बीच का डिस्टेंस पैरेलल रहेगा, एकदम सेम रहेगा। जो डिस्टेंस जो गैप यहाँ पे है वही गैप यहाँ पे रहेगा, वही गैप यहाँ पे भी है, वही गैप यहाँ पे भी है, एकदम पैरेलल गैप है। सेम अमाउंट ऑफ गैप जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा बच्चों क्या है? इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा ऑल टाइम कांस्टेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? ऑल टाइम कांस्टेंट रहता है, इसलिए इनके बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा? वो भी ऑल टाइम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 40 और 60 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे 220 है, यहाँ पे 200 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 20 का। यहाँ पे 460 है, यहाँ पे 440 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 20 का। तो हर एक इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व के बीच का जो गैप है वो भी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। दूसरा कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, क्यों होता है? तो क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तीसरा एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है? तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और क्यों हो सकता है अपवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। चौथा जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया इन दोनों के बीच का गैप क्या शो करता है? तो इन दोनों के बीच का गैप इन्वेस्टमेंट शो कर सकता है, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच का गैप क्या शो करता है और वो पैरेलल क्यों है? तो इन्वेस्टमेंट शो करता है, और जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है इसलिए इन दोनों के बीच का गैप क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? इसको देखिए यहाँ पे टेबल फॉर्म में यहाँ बनाया गया था एक अच्छे से, ये देखिए इनकम कैसे बढ़ रहा है बच्चों? इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कंजम्पशन भी कैसे बढ़ रहा है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। हर बार इनकम में कितने का राइज ले रहे हैं? 100 का। और कंजम्पशन में कितने का राइज ले रहे हैं? 80 का ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? कांस्टेंट है। फिर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर लिया? सम कर लिया, तो हमें क्या मिल गया? हमें एडी हमारा मिल गया। ठीक है, इसके बाद इसका कर्व आता है। यहाँ पे देखिए ये कर्व क्या शो कर रहा है? इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं है? दूसरा कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ है भैया? थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ है। तीसरा एग्रीगेट डिमांड कर्व उसके और ऊपर से स्टार्ट होगा।
कंजम्पशन कर्व ऑरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? कंजम्पशन कर्व ऑरिजिन से इसलिए नहीं स्टार्ट हुआ कि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। अग्रीगेट डिमांड क्यों ऑरिजिन से नहीं स्टार्ट होता? अग्रीगेट डिमांड बच्चों ऑरिजिन से इसीलिए नहीं स्टार्ट होता क्योंकि कंजम्पशन जब कभी जीरो नहीं हो सकता तो अग्रीगेट डिमांड में कभी जीरो नहीं हो सकता। अग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का जो गैप है, ये गैप क्या शो कर रहा है? तो ये गैप इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चों? ये गैप इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। ये गैप क्या शो करता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है कि यहाँ पे, ये बातें बच्चों मैं अभी आपको नहीं बताया था, ये यहाँ पे जो गैप है, ये गैप क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ओरिजिन से लेकर के पी तक का बीच का जो गैप है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? ये ऑटोनॉमस इंडिकेट कर रहा है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इंडिकेट कर रहा है। ये जो गैप है यहाँ पे, ये गैप क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे भी गैप है। ये गैप क्या इंडिकेट करेगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन इंडिकेट करेगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। यहाँ पे देखिए ये जो 40 है, ये क्या है बच्चों? ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो वो जो गैप इंडिकेट कर रहा है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए ताकि हम लोग चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज एडी। भाई भले ही हमारी इनकम जीरो है लेकिन अग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ है। अग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं है। क्यों ऐसा बच्चों? अग्रीगेट डिमांड किसका सम होता है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। एक बात है, क्या कभी कंजम्पशन जीरो हो सकता है? कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि देयर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है। क्या कभी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है? इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है लेकिन हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग, जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जब हमारा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट हम जो है कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, जब ये दोनों जीरो नहीं होंगे, क्या एग्रीगेट डिमांड जो है वो जीरो होगा? वो भी कभी जीरो नहीं होगा। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट अगर जीरो, बच्चों रियलिटी में अगर इन्वेस्टमेंट जीरो हो भी जाता तब भी एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होता है क्योंकि कंजम्पशन एक अकेला है जो कि कभी जीरो हो ही नहीं सकता। और जब वो जीरो नहीं हो सकता तो एग्रीगेट डिमांड भी जीरो नहीं हो सकता। फिलहाल बुक के अकॉर्डिंग दोनों जीरो नहीं है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? दोनों का सम है, इसलिए वो भी जीरो नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट, अग्रीगेट डिमांड इंक्रीज विथ इनकम। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। और अग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का सम। जब कंजम्पशन बढ़ा तो अग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा। तीसरा पॉइंट, नोट ऑल द थ्री कर्व डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। तीनों के तीनों कर्व ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है? ये भी ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो हम ऑलरेडी ऑटोनॉमस मान के चल रहे थे कि कभी जीरो होगा ही नहीं। कंजम्पशन कभी जीरो हो नहीं सकता। जब कंजम्पशन कभी जीरो हो नहीं सकता तो इसको भी बच्चों हम लोग जीरो नहीं मानेंगे, और जब जीरो मानेंगे नहीं तो ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। और अग्रीगेट डिमांड क्या है? अग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो जब कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा तो अग्रीगेट डिमांड भी जीरो नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? और लास्ट पॉइंट क्या बोला है? कंजम्पशन कर्व सी इज पॉजिटिव स्लोपिंग। कंजम्पशन कर्व और अग्रीगेट डिमांड कर्व बच्चों दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पॉजिटिवली स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है। दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इनकम बढ़ेगा, दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? एक बार इसका देख लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग चले अग्रीगेट सप्लाई के तरफ। अब बच्चों अग्रीगेट डिमांड की कहानी यहीं पे खत्म होती है और आती है अग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखिए, aggregate supply represent total quantity of goods and services that producers in an economy are willing and able to supply. जो गुड्स आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, जितना गुड्स आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, उन सबके सम को हम लोग क्या कहते हैं? उन सबके सम को हम लोग कहते हैं अग्रीगेट सप्लाई। देखिए ये लिखा हुआ है, अग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में, आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई डिफरेंट प्राइस लेवल,
डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पर जितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बच्चों लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट सप्लाई मतलब कि टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पर जितनी क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। अब बच्चों जब हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे तो आप उसको इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। सर क्यों मान लेंगे? आप जी बोल देंगे हम मान लेंगे। तो बच्चों उसका रीजन वैलिड पॉइंट मैं आपको देता हूं। आप कितना गुड्स सप्लाई करना चाहेंगे? आप कितना गुड्स सप्लाई करना चाहेंगे? जितना गुड्स हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा, जितना गुड्स बच्चों हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा उतना ही गुड्स आप सप्लाई करना चाहेंगे। और जितना गुड्स हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा उतना ही इनकम भी तो हमारी इकोनॉमी में जनरेट होगा। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे मैंने बताया हुआ था कि हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है कि जितना हम सर्विस देंगे उतना ही गुड्स और सर्विसेज हमको मिलेगा। ठीक है, जितना हम फैक्टर सर्विसेज देंगे उतना ही गुड्स और सर्विस हमको मिलेगा, और जितना हम फैक्टर सर्विसेज देंगे उतना ही इनकम भी हमको मिलेगा। जितना आप फैक्टर सर्विसेज देंगे बच्चों उतना ही गुड्स प्रोड्यूस होगा, और जितना आप फैक्टर सर्विसेज देंगे उतना ही आपको इनकम मिलेगा। इसका मतलब कि जितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर हो गया? वो इनकम के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और जितना गुड्स प्रोड्यूस होगा वही आप बेच सकते हैं, वही आप बेचना चाहेंगे। ठीक है, जो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हुआ उतना आप कैसे बेच सकते हैं? तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो गया बच्चों? इनकम के इक्वल हो गया। तो एग्रीगेट सप्लाई जब हम बोलेंगे तो आप उसको क्या मान के चलेंगे? आप उसको इनकम मान के चलेंगे। और ये कैसे आया? ये इसका जैसे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, ये कैसे हुआ? ये अभी जब शेड्यूल बनाएंगे तो वहां पे मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, वहां पे मैं आपको जादू दिखाऊंगा। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर इन इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई। जो जितना गुड्स और सर्विसेज आप मार्केट में बेचना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल प्राइस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। एएस इज इक्वल टू वाई, एएस इज इक्वल टू इनकम। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार डेफिनेशन देख लीजिए ताकि हम लोग चले नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप ये समझिए बच्चों कि जितनी आपकी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही इनकम होगी, और जो इनकम आप कमाते हैं उसको आप क्या करते हैं बच्चों? जो इनकम आप कमाते हैं उसको या तो आप कंज्यूम करते हैं या तो उसको आप सेव करते हैं। जो भी आप इनकम कमा के लेकर के आएंगे उसमें से कुछ पैसा आप खाने पीने में खर्चा करेंगे, कंज्यूम करने में खर्चा करेंगे, और कुछ पैसा आप बचा करके रख लेंगे फॉर योर फ्यूचर लाइफ। तो जो इनकम आप कमाते हैं बच्चों उसको या तो आप कंजम्पशन पर खर्चा करेंगे जिसको कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बच्चों आप सेविंग पे खर्चा करेंगे। सेविंग खर्चा करेंगे, सेविंग के तौर पे बचा कर रख लेंगे जिसको कि हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बच्चों मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि y इक्वल टू सी प्लस एस। जितनी मैंने इनकम कमाई उसमें से कुछ पैसा मैंने कंज्यूम कर लिया और कुछ पैसा मैंने सेव करके रख लिया। अब y किसके बराबर होता है? y बच्चों as के बराबर हो सकता है। तो जब y as के बराबर होगा तो as भी तो c प्लस एस हो सकता है। जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है और इनकम as के इक्वल है तो as भी c प्लस एस हो सकता है कि नहीं? तो एएस का बच्चों अपने को क्या मिल गया? अपने को एएस का फॉर्मूला मिल गया कि एग्रीगेट सप्लाई निकालना है तो कंजम्पशन और सेविंग को प्लस कर लीजिए तो हमें एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगा। सर कंजम्पशन के बारे में तो अपने पास नॉलेज है, सेविंग के बारे में नॉलेज नहीं है। सेविंग क्या होता है? जितनी इनकम आप कमाते हैं, जितनी इनकम आप कमाते हैं बच्चों उसमें से जो पैसा आप कंजम्पशन पे खर्चा कर देते हैं उसको आप माइनस कर लिए। जितनी इनकम आप कमाते हैं उसमें जो पैसा आप कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं उसको आप माइनस कर दिए, तो जो आएगा वो क्या होगा बच्चों? वो आपका सेविंग होगा। मतलब कि सेविंग निकालना है तो इनकम में से क्या माइनस करना है? कंजम्पशन माइनस कर लेना है। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे बच्चों जो इक्वेशन आया था ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसको आइए मैं आपको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों हमारी इनकम पहले ही हमने मान के चला था, हम लोग बहुत पहले ही मान के चल रहे थे कि हमारी इनकम क्या रहेगी? हमारी इनकम 0 से कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। 0 लेवल ऑफ इनकम पे कितना था? 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500। फिर हमारा कंजम्पशन भी हम मान के चल रहे थे कि इनकम बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और कंजम्पशन किस रेट से बढ़ेगा? जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उससे कम रेट से कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इनकम किस रेट से बच्चों बढ़ रहा है? इनकम देखिए हमारा 100 के रेट से बढ़ा है, तो कंजम्पशन किस रेट से बढ़ा रहे हैं? कंजम्पशन हम यहाँ पे 80 के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
और जब हमारी इनकम मालूम है, हमको हमारे पास कंजम्पशन मालूम है, तो हम लोग क्या चाहिए, अब हम लोग को इसके बाद बच्चों सेविंग चाहिए। सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन। क्या कैसे निकालते हैं बच्चों, इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, अब इनकम माइनस कंजम्पशन करके सेविंग, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इनकम माइनस कंजम्पशन निकाल करके देखिए कैसे निकलता है। निकाल कर देखिए, देखिए एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, हो गया, आपने सेविंग निकाल के देखा, आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू मिल रही होगी। ये वैल्यू कैसे आई, इनकम जीरो है बच्चों, इनकम कितना है, इनकम जीरो है, कंजम्पशन 40 है। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करें तो क्या मिलता है, सेविंग। इनकम जीरो है, कंजम्पशन 40 है, कितना आ जाएगा बच्चों, -40। यहाँ पे देखिए -40 आ गया। फिर इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है, 100 में से 120 माइनस करें कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इनकम 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, 200 में से 200 माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, जीरो। हमारा सेविंग हो गया, जितना कमाए उतना ही पूरा खर्चा कर दिए। इनकम कितना है 300, कमाए 300 रुपया। कंजम्पशन कितना है बच्चों 280, 280 रुपया माइनस कर लिए, कितना आ गया 20 रुपीज़ हमारी सेविंग हो गई। 300 कमाए और 120 रुपया खर्चा किए, 20 रुपीज़ हमारी क्या हो गई, सेविंग हो गई। यहाँ है बच्चों 400 कमाए और 360 रुपया खर्चा किए, माइनस के लिए कितना आ जाएगा 40 रुपीज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 60 रुपीज़ आ जाएगा। तो बच्चों अपने को कंजम्पशन मालूम चल गया, अपने को सेविंग मालूम चल गया। अब एएस निकालने की बारी आती है कि एएस निकालना है। एएस कैसे निकलता है, एएस इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन में जो अमाउंट है और सेविंग में जो अमाउंट है, इन दोनों अमाउंट को हम लोग प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सेविंग एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कंजम्पशन कितना है बच्चों +40, और सेविंग कितना है -40। +40 -40 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों कंजम्पशन कितना है, प्लस में 120 है, और सेविंग कितना है माइनस में 20, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर कंजम्पशन 200 और सेविंग 0, कितना हो जाएगा बच्चों, कंजम्पशन 200 सेविंग 0, कितना हो जाएगा 200। ऐसे ही करते करते यहाँ पे 280 + 20 300, 360 + 40 400, और 440 + 60 500। ये बच्चों अपने को क्या मिल गया, अपने को एग्रीगेट सप्लाई मिल गया। अब मैं आपको बच्चों स्टार्टिंग से बता रहा था कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है कि नहीं। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों एग्रीगेट सप्लाई कितना आया है, 0 100 200 300 400 500, और हमारा इनकम भी कितना ही है 0 100 200 300 400 500। जितना हमारा एग्रीगेट सप्लाई है बच्चों, उतना ही हमारा इनकम भी है। तो अब आप माने कि नहीं माने, सर ये तो जादू हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई और दोनों इनकम क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे आपको बताया गया था ना कि जितना एग्रीगेट सप्लाई है बच्चों उतना ही क्या होगा, जितना एग्रीगेट सप्लाई उतना ही इनकम होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप टेबल में इसको आप देख भी सकते हैं कि जितना हमारा इनकम है उतना ही हमारा क्या है बच्चों, उतना ही हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी है। क्लियर हो गया। अब आइए बच्चों इसके ग्राफ के बारे में बात करता हूँ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका कर्व कैसे बनेगा। अगर इसका कर्व पूछ लिया एग्जाम में तो आप इसका कर्व कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए एस रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, हमें इनकम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन हो गया 100 200 300। इनकम वाली लाइन पे भाई इनकम की सारी वैल्यू प्लॉट कर ले रहे हैं, 400 500 600। एएस वाली लाइन पे एएस की सारी वैल्यू प्लॉट कर ले रहे हैं, एएस भी कितना था 100 200 300 400 500 और 600। इनकम एक्स एक्सिस पे इनकम था, उसकी वैल्यू प्लॉट कर ली गई। वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई था, उसकी सारी वैल्यू प्लॉट कर ली गई। अब पहला पॉइंट क्या था बच्चों, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई कितना था, 0। इसको प्लॉट किया जाए पहले, इनकम 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद जब हमारी इनकम 100 थी तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना था 100। जब इनकम 200 जाए तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना है 200। इसका मतलब कि इनकम 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई 100 आएगा, इनकम 200 है तो एग्रीगेट सप्लाई 200 आएगा, इनकम 300 है तो एग्रीगेट सप्लाई बच्चों 300 आएगा, इनकम 400 है तो एग्रीगेट सप्लाई 400 आएगा,
और ऐसे करते करते जब आप बच्चों सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि हमारा इनकम या एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा। एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू प्लॉट कर लीजिएगा, वाई एक्सिस की सारी वैल्यू प्लॉट कर लीजिएगा, पॉइंट प्लॉट कर लीजिएगा। पॉइंट सारे प्लॉट करने के बाद जब आप सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा बच्चों, ठीक है। एकदम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एकदम बीचों बीच से ये स्ट्रेट लाइन जाएगा और वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वही हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा। ये बच्चों हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है वो 45 डिग्री का क्रिएट होता है। सर क्यों 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है? बच्चों ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है? 90 डिग्री का। और ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये एकदम बीचों बीच से जाएगा। तो भाई 90 डिग्री को अगर आप बीचों बीच से काटेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये इसीलिए यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है कितने का क्रिएट हो रहा है बच्चों? 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। सर एक बात आप हमें ये बताइए कि ये 45 डिग्री का जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसको और क्या कह सकते हैं? तो बच्चों इसको इनकम लाइन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 45 डिग्री एंगल का इंसिडेंस लाइन कहिए या फिर इनकम लाइन कहिए। क्लियर हो गया? एक बार बच्चों इसको देख लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों आप कर्व देखिए इसका। यहाँ पे आप इसका कर्व देखिए। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं? 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एकदम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एकदम बीचों बीच से जा रहा है। तो ये है बच्चों हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ग्राफ में जब आप प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ बना के प्लॉट करेंगे तो आपको एकदम बच्चों बीचों बीच से स्ट्रेट लाइन जाता हुआ दिखाई देगा। तो समझ जाइएगा कि ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि वाई डज एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। तो बच्चों एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है वो ऑरिजिन से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कैन बी जीरो। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट सप्लाई इज जीरो, देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो आज के वीडियो को बच्चों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों जितनी बातें आपको बताई गई हैं, जितनी बातें आपको समझाई गई सब आपको समझ में आई होंगी। सारी पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से नोट किया होगा। बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। आउट ऑफ 40 मार्क्स 12 मार्क्स का इसी चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। इसलिए बच्चों ध्यान से मन लगा करके पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। कल और परसों तक आपके पास नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।